चाले त्याची वंदावी पाहू दे। जो वादा किया वो पूरा निभाया, कांग्रेस के जैसा नहीं आश्वासन दिया और बाद में मुकर गया। खटाखट पहले 8,000 बोलते थे, अभी 3,000 4,000 पे आ गए। एक हमारे हम संजय जी पुराम उनके चुनाव प्रचारार्थी यहाँ पर हम उपस्थित हुए। मैं पहले उनका निवेदन पेश करना चाहिए था। मैं प्रफुल्ल भाई से अनुमति लेता हूँ कि हमारे उम्मीदवार जनता को अपना निवेदन देने वाले हैं। आप अनुमति दें। संजय जी पुराम। बोलो भारत माता की, भारत माता की। छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, क्रांति सूर्य भगवान बिरसा मुंडा, महात्मा ज्योतिबा फुले, इन महामानवों को अभिवादन करता हूं। आज हमारे बीच जिनको हम सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, ऐसे हमारे राष्ट्रीय नेता, विकास पुरुष आदरणीय नितिन गडकरी साहब, और जिन्होंने अभी अभी आप सभी को संबोधित किए, ऐसे राष्ट्रवादी के नेता आदरणीय प्रफुल्ल भाई पटेल, शिवसेना के नेता आदरणीय सुरेंद्र जी नायडू, मंच पर उपस्थित सभी अतिथि महानुभाव, वक्त कम है, आदरणीय गडकरी साहब को भी आगे के लिए निकलना है करके मैं माफी में मांगता हूं सभी आयोजकों को कि मैं बीच में आ गया। आज आप सबके बीच मैं आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मुझे विश्वास है कि आप पूरे ताकत के साथ मुझे आशीर्वाद दोगे। भाई जी हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है? कोई बात है? जब भाई जी हमारे साथ नहीं थे तब हम 4,000 से हारे थे। जब भाई जी हमारे साथ है तो 40,000 से हमने जीतना चाहिए। ये हमने यहाँ से तय करके जाना चाहिए। यही मैं आप सभी को निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं आपके साथ मैं हमेशा बोलते रहता हूँ। आपको पता है मैं बोलता भी हूँ और बोलने के साथ करता भी हूँ। लेकिन मैं आदरणीय नितिन गडकरी साहब यहाँ पर आए हैं और पूरे देश में गडकरी साहब जो कहते हैं, जैसे प्रफुल्ल भाई साहब ने कहा, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, वैसे आदरणीय नितिन गडकरी साहब जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आज पूरा देश का रोड रास्ता उन्होंने एकदम चकाचक कर दिए है। आमगांव वासियों का डिमांड है कि गडकरी साहब जब व्यासपीठ पे आएंगे, उम्मीदवार के नाते संजय जी पुराम आप गडकरी साहब को निवेदन करोगे। इसलिए मैं निवेदन करने यहाँ खड़ा हूँ। रावणवाड़ी से चांद सूरज तक का जो 40 किलोमीटर का रोड है, कामठा रोड, आमगांव रोड, वो आदरणीय नितिन गडकरी साहब मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आपको ये करना ही है। क्योंकि गडकरी साहब जब पहली बार कचारगढ़ में आए थे, आदिवासियों का देवस्थान कचारगढ़ में जब 2018 में गडकरी साहब कचारगढ़ में आए थे, तब गडकरी साहब ने कचारगढ़ को अदर्जा देने की बात कही थी और वो अदर्जा कचारगढ़ को प्राप्त हो गया है। मैं गडकरी साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर आज बहुत सारी बात करनी थी, समय के अभाव से मैं बहुत सारी बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। 2014 से 19 तक आपने जो मेरा काम देखा, 19 में मेरा थोड़ा पराजय हुआ, लेकिन 24 में जो यहाँ के विद्यमान आमदार कोरोटे जी थे, कोरोटे जी इतना गलत भी आदमी नहीं था। मुझे समझ में नहीं आया कि कांग्रेस की उसकी टिकट क्यों काटा। शेषराम जी कोरोटे इतना भी गलत नहीं था, पण त्याच्यातून भी निपटार हा काँग्रेसचा उमेदवार डेप्टी सीओ राजकुमार पुराम आहे। मी मजाक नाही करून राहिलो, त्याच्यातून भी निपटार आहे हा। आणि त्याच्यामुळे तुम्ही आता विचार करा आणि 20 तारखेला महायुती भारतीय जनता पक्षाच्या कमळावर आपण शिक्का मारा।
कर सके तो अपने वाणी में वो असर पैदा करना, रुख हवाओं का मोड़ दे वो असर पैदा करना। घर चाहते हो मान सम्मान से जीना, मेरे लाडली बहनों 1500 मिल रहे, 2100 रुपए मिलने वाले। घर चाहते हो मान सम्मान से जीना तो 20 तारीख को कमल पर ही बटन दबाना, कमल पर ही बटन दबाना। इतना कहते हुए आप सभी का विदा लेता हूं। जय सेवा, जय भीम, जय श्री राम, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज, भारत माता की। धन्यवाद। संजय जी पुराम इस महायुति के उम्मीदवार, इनके निवेदन के पश्चात हम जिसको सुनने के लिए आतुर है, ऐसे हमारे केंद्रीय मंत्री और जिनके मार्गदर्शन से हम लोग विद्यार्थी जीवन से राजनीति करके आए हैं, ऐसे हमारे मार्गदर्शक नितिन जी गडकरी, इनसे निवेदन करता हूं कि वो इस सभा को संबोधित करें। मेरे मित्र सांसद प्रफुल्ल भाई पटेल, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार संजय जी, मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के और महायुति के जिनके नाम प्रफुल्ल भाई ने लिए हैं, ऐसे सभी सम्माननीय प्रमुख नेतागण और उपस्थित भाई और बहनों, बहुत दिनों के बाद आमगांव में आने का मौका मिला। यहाँ आने के बाद मुझे विशेष रूप से स्वर्गीय लक्ष्मणराव मानकर इनकी याद आती है। मैं जब युवा था, लॉ कॉलेज में अंतिम वर्ष के लिए पढ़ रहा था, तब लक्ष्मणराव मानकर और वसंतराव भागवत मेरे माताजी का निधन हुआ था, उसके लिए मिलने के लिए मेरे घर पर आए थे और उन्होंने मुझे आग्रह किया कि मैंने भारतीय जनता पार्टी का कार्य करना चाहिए और उसके बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्य की शुरुआत की। ये करीब 1978-79 की बात थी। आज मानकर गुरुजी नहीं है और उनके स्मरणार्थ हमने एक ट्रस्ट की स्थापना की थी और आज करीब लक्ष्मणराव मानकर ट्रस्ट के द्वारा भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, विदर्भ का जो आदिवासी क्षेत्र है, उसमें हम लोग करीब 1250 एकल विद्यालय चलाते हैं और 1800 टीचर काम कर रहे हैं और 18,000 बच्चे पढ़ते हैं और ये काम को 25 साल पूरे हुए और निरंतर ये काम शुरू है। हमारे इस कार्य के लिए महाराष्ट्र सरकार ने यशवंतराव चव्हाण मुक्त यूनिवर्सिटी ने प्रथम क्रमांक के रूप में पुरस्कार भी मिला है। मानकर जी जैसे हमारा श्रद्धा स्थान था, वैसे मेरे साथ मैं जिनके मंत्रिमंडल में था भाजपा शिवसेना युति के, उसमें अर्थ मंत्री के रूप में महादेव और शिवनकर मेरे ज्येष्ठ सहयोगी के रूप में उन्होंने काम किया। ये दोनों लोगों का भंडारा, गोंदिया जिले में पार्टी के कार्य का विकास करने में बहुत बड़ा योगदान है। आज महादेवराव जी की भी प्रकृति ठीक नहीं थी, इसलिए उनके घर जाकर उनको भी मिलने का सौभाग्य मिला। ये दोनों नेताओं ने भंडारा, गोंदिया क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार करने के लिए बहुत परिश्रम किया। मैं अक्सर ये मानता हूं कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी अक्सर ये कहते थे कि देश का नेता कौन होगा ये सवाल नहीं है, देश कैसा होगा ये सवाल महत्वपूर्ण है। और हमारे राष्ट्र को सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बनाना, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना है। और जैसे मोदी जी ने कहा है कि हिंदुस्तान को
$5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, दुनिया की सबसे 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना और आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करना, यही हम सब के लिए प्रमुख उद्देश्य है। और मुझे खुशी है कि 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने इस देश में जो कुछ काम किया है, उस काम की तुलना कांग्रेस पार्टी को 60 साल काम करने का मौका मिला, उसके साथ अगर आप करेंगे तो मैं ये विश्वास के साथ आपको बता सकता हूँ कि जो कांग्रेस ने 60 साल में नहीं किया, उससे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा काम 10 साल में हमने करके दिखाया। मैं जब आमगांव आ रहा था तो आमगांव विधानसभा क्षेत्र में करीब 1000 करोड़ रुपए के काम कुछ मंजूर हुए, कुछ पूरे हुए। आमगांव से गोंदिया जो रास्ता था वो करीब 240 करोड़ का, उसमें 15 किलोमीटर कंक्रीट रोड है और 6 किलोमीटर फॉरेस्ट ने अटका के रखा, कंक्रीट रोड बनने नहीं दिया, जिसको हमने डामरीकरण किया। फिर NH 40 थी, इसको ये भी अभी 6.25 किलोमीटर फॉरेस्ट के कारण अटका हुआ है। फिर देवरी से जो आमगांव है वो करीब 40 किलोमीटर 300 करोड़ का काम है, इसमें भी 8 किलोमीटर फॉरेस्ट ने अभी तक क्लियरेंस नहीं दिया था, जिसके कारण केवल डामरीकरण करना पड़ा। देवरी से कोरची और देवरी से कोरची 2 पैकेज में ये भी करीब 40 करोड़ का काम पूरा हुआ। आज मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ आते हुए मैंने पहले ही, चुनाव के पहले ही, ये जो आमगांव से गोंदिया रोड है उसमें गोरठा, यहाँ 4 लेन ROB को मंजूरी दी है और ये फॉरेस्ट का क्लियरेंस लास्ट स्टेज में है और चुनाव समाप्त होने के बाद ये रोड 2 लेन प्योर शोल्डर कंक्रीट रोड और 4 लेन ROB, ऐसे 200 करोड़ रुपए का काम निश्चित रूप से शुरू होगा, ऐसा विश्वास मैं आप सबको देना चाहता हूँ। इसके साथ साथ मुझे विश्वास है कि आप सब चावल उत्पादक हो, और एक बात जो हमारी समस्या है कि हमारा लागत मूल्य बढ़ रहा है और एक तरफ जो हमारी फसल तैयार करते हैं उसके भाव उतने नहीं बढ़ रहे। गेहूं सस्ता है, ब्रेड बिस्किट महंगे हैं, टमाटर संतरा सस्ता है, जूस महंगा है, सोयाबीन कपास सस्ता है, तेल और कपड़ा महंगा है। और इसलिए विशेष रूप से मुझे इस बात की खुशी हुई कि मैं जब ट्रांसपोर्ट मंत्री बना तो मैं 2004 से एक बात कह रहा था और आज प्रत्यक्ष रूप से वो सिद्ध होकर आपके सामने आई, और जिसके कारण किसानों का बहुत बड़ा भला होने वाला है। ये जो परली है, जिसको हम मराठी में तनस कहते हैं, हमने दिल्ली के पास पानीपत में इंडियन ऑयल के द्वारा एक प्रकल्प का निर्माण किया है और ये तनस से 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे, 150 टन बिटुमिन और करीब 88,000 टन हवाई ईंधन, यानी हवाई जहाज चलाने के लिए जो ईंधन लगता है, वो तैयार होना शुरू हो गया है। और इतना ही नहीं, तो यही तनस से देश में 400 प्रकल्प प्रोसेस में है, जो तनस से बायो CNG तैयार होता है और उसके ऊपर ट्रैक्टर, बसेस, स्कूटर, कार चलती है। और मुझे खुशी है कि यहाँ देवाड़ा में जो हमारी शुगर फैक्ट्री है, उसमें चुनाव समाप्त होने के बाद प्रफुल्ल भाई को और आप सबको आमंत्रित करने वाले हैं और विदर्भ का पहला तनस से CNG तैयार करने वाले प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत गोंदिया भंडारा जिले में हो रही है। अब आपको मैं बता दूं इसका फायदा कैसे है। आपने शायद आजकल लोग सोशल मीडिया पे बहुत है, परसों ही मुझे YouTube ने सोने की डिश मुझे प्रेजेंट की, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लोग
देश का ऐसा नेता हूँ कि मेरा भाषण पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सुना जाता है, इसलिए उन्होंने मुझे वो गोल्डन की डिस्क प्रेजेंट की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज ये जो हमारी गाड़ियाँ हैं, ये पेट्रोल डीजल का हम उपयोग करते हैं। हमारे देश में 22 लाख करोड़ रुपए देश के बाहर जाते हैं पेट्रोल डीजल फॉसिल फ्यूल को इंपोर्ट करने के लिए। और 2004 से हमने सपना देखा कि इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं रहेगा, तो इस देश का किसान ऊर्जादाता होगा। इस देश का किसान अन्नदाता और ऊर्जादाता केवल नहीं रहेगा, वो ईंधन दाता होगा। ईंधन दाता केवल नहीं होगा तो हवाई ईंधन दाता होगा, और हवाई ईंधन दाता नहीं होता तो बिटुमिन दाता बनेगा, और अब हाइड्रोजन बनेगा। मैं अभी जब गोंदिया के लिए आ रहा था तो आज तक ने मेरी एयरपोर्ट पे मुलाकात की, और मैं एयरपोर्ट के बाहर खड़ा था। श्वेता सिंह करके बहुत बड़ी एक्टर है, और आगे अर्चना ओम कश्यप वो थी, और अभी शायद आज तक पर चल रहा होगा। वो गाड़ी जो थी वो 100% इथेनॉल पे चलती है। जो ब्रोकन राइस से इथेनॉल बनता है वो पेट्रोल का अल्टरनेटिव है। और वर्ल्ड की पहले टोयोटा कंपनी की इनोवा मैं नागपुर में यूज करता हूँ, वो गाड़ी लेकर एयरपोर्ट आया था, उसका शूटिंग हुआ, और उसका इलेक्ट्रिक पे 60% चलती है। और उसके कारण पेट्रोल का रेट जो है एवरेज अगर पकड़ा जाए तो 120 रुपये लीटर पेट्रोल में जितना एवरेज मिलता है उतना 25 रुपये इथेनॉल में होता है, और पोल्यूशन जीरो है। और अब मैंने ट्रांसपोर्ट मंत्री बनाया हूँ, अब मैंने बजाज कंपनी की मोटरसाइकिल लॉन्च की है, और मोटरसाइकिल जो लॉन्च की है वो सीएनजी पर है। और 1 किलोमीटर पेट्रोल के मोटरसाइकिल का खर्चा 2 रुपये 25 पैसे है, तो सीएनजी का खर्चा 1 रुपया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी ये सीएनजी आपके दनस परली से तैयार होगा, राइस स्ट्रॉ से, और ये सीएनजी के पंप लगना शुरू हो गया है। और हमारी सरकार ने निर्णय किया है, जिसमें गोंदिया जिले में भी काम शुरू हुआ, भंडारा जिले में भी हुआ, कि अब आपको सिलेंडर से गैस लेने की जरूरत नहीं, तो आपके घर में पाइपलाइन से गैस आएगा। सीएनजी के पंप होंगे, और जिनके पास स्कूटर है, कार है उनका 10,000 रुपये महीने की बचत, स्कूटर और मोटरसाइकिल है उनकी 5,000 रुपये की बचत, और सिलेंडर में 30% सस्ता गैस आपके घर में मिलेगा। ये काम हमारी सरकार ने आपके लिए किया है। अब गोंदिया जिले में भी पाइपलाइन का काम शुरू हो गया। जो पराली थी, जो जलाने के कारण पंजाब हरियाणा में दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता था, अब सब जगह 20% पराली इस बार सीएनजी में कन्वर्ट हुई है, और 2 साल के अंदर पराली जलेगी नहीं, और दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। मैं सब जो बोल रहा हूं आपको लगेगा मैं सपना दिखा रहा हूं। आप याद रखना, मैं सपने दिखाने वाला नेता नहीं हूं, मैं जो कहता हूं वो डंके की चोट पर पूरा करके दिखाता हूं। मैं आप में से किसी को भी संशय हो तो मेरे पास आ जाओ, मैं सब प्रयोग आपको दिखा दूंगा। मैं 4 लाख लीटर इथेनॉल तैयार करते हैं। आप जितने लोग बैठे हैं, जो अपने गाड़ी में भंडारा, गोंदिया, पूरे विदर्भ में जो पेट्रोल डालते हैं, उस पेट्रोल में 20% इथेनॉल हमने तैयार किया हुआ है, जो आप यूज कर रहे हैं। अब 100% होगा, और ये पैसा जो है आपके पराली का 2,000 रुपये 2,500 रुपये टन भाव होगा, और बेलिंग करके वो कारखाने पे आएगा। 100 टन पराली तो हमको लगेगी वहां। धीरे धीरे ऐसे अनेक कारखाने खुलेंगे, और ये किसान के प्रगति और विकास में इसका फायदा होगा। मेरा विश्वास है कि अगर मन में इच्छा शक्ति है तो कुछ भी हो सकता है। मैं नागपुर का सांसद हूँ, ये अनिल सोले बैठे यहाँ, ये मेयर थे, मैंने एमएससी मैथमेटिक्स प्रोफेसर है, विद्वान व्यक्ति है। मैं इतना विद्वान नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। मुझे 9 डॉक्टरेट मिली है, और मैं अभी तक डॉक्टर नितिन गडकरी लगाता हूँ, क्योंकि मैं विश्वास नहीं।
तो मैंने इनको एक दिन बुला के कहा, ये टॉयलेट का जो पानी है ये अपने को बेचना है। तो उन्होंने मुझे बड़े नम्रता पूर्वक कहा कि नितिन जी क्या क्या फंडे लाते हो, ये कोई होने वाला है? अरे मेरे वाला होगा। और आपको आश्चर्य लगेगा कि वो पानी बेचकर नागपुर महानगर पालिका को टॉयलेट में लोग पानी डालते, हम उसको शुद्ध करके महाराष्ट्र सरकार के कोराडी खापरखेड़ा बिजली प्रकल्प को देते हैं और 300 करोड़ रुपए साल के कमाते हैं टॉयलेट का पानी। अभी जो कचरा था उसको सेग्रीगेट करके नेदरलैंड से हमने कंपनी लाई। अभी पहला पायलट प्रोजेक्ट 2 टन पर डे सीएनजी तैयार हो रहा है और 4 महीने के अंदर 28 टन पर डे तैयार होगा और नागपुर की गाड़ी, बसेस, ट्रक, कार, स्कूटर वो कचरे से तैयार हुए सीएनजी पर चलेगी। और जो कचरे का मैदान था बड़ा पार्टी में, भांडेवाड़ी में, हमने वहां एक नया चमत्कार किया। आपको पता होगा, मैं बहुत बार बोलता हूँ ये बात, नॉलेज टू वेल्थ, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इसको हम नॉलेज कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारा भविष्य है। तो जो कचरे का डंप यार्ड था उसमें आपके भंडारा गोंदिया के जिले के भी लड़के आते हैं। वहां 110 एकड़ जगह हमने वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी सिम्बोसिस को दी और आज 15,000 विदर्भ के बच्चे नागपुर में सिम्बोसिस में पढ़ रहे हैं और उनमें से परीक्षा पास करके अमेरिका में और विदेशों में जाके डॉलर में कमाई कर रहे हैं। फिर हमारे अमरीश पटेल जो है, उनकी नर्सिंग मुंजी करके संस्था थी, हमने वो कचरे के डंप यार्ड में 50 एकड़ जगह उनको दी और अब उनका KG to PG बड़े संस्था नागपुर में उसका काम शुरू हुआ। जो कचरा पड़ता था, दुर्गंधी आती थी, वहां नॉलेज सिटी बन गई। अगर बनाने की इच्छा है तो सब कुछ हो सकता है और इसलिए पूरे देश का विकास हो रहा है। सिंचाई की जैसी बात प्रफुल्ल भाई ने भी की, हमने सोलर पंप लाए और एक कुएं पे मेरे आपसे अनुरोध है कि मेरे खुद के खेती में 7.5 हार्स पावर के 3 सोलर पंप है, पर कुएं में पानी नहीं था। जब सरकार की योजना थी, मैंने हमारे यहाँ नदी का खोलीकरण, धुंधीकरण किया। मुझे जो 5 डॉक्टरेट डिग्रीज मिली है वो कृषि विज्ञान में मिली है। तो हमने एक छोटा सा काम किया कि दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। मैंने अकोला में पंजाबराव कृषि विद्यापीठ में 36 तालाब बना के दिए फुकट में। वेटरनरी यूनिवर्सिटी में 1000 अमृत सरोवर बनाए, नदी नालों का खोलीकरण किया। और जब मेरे गांव में भी किया तो मेरा अभी जो कुएं पे पंप है 7.5 हार्स पावर के, वो 8 घंटे चलते हैं और मेरी 60 एकड़ जमीन पूरी इरिगेशन में आई। और मेरे यहाँ 1 एकड़ में 10 एकड़ गन्ना था, 88 टन गन्ना हुआ और सोयाबीन 11 क्विंटल हुआ। अवार्ड मिल गए, मेरी पत्नी खेती देखती है। अगर हमारे किसान का अगर विकास करना है तो हमारे यहाँ किसानों को उत्पादकता बढ़ानी पड़ेगी, अलग अलग प्रयोग करने पड़ेंगे। अभी हमारे सरकार ने नैनो यूरिया लाया, नैनो मिश्रकत लाया। अब 1 एकड़ गन्ने में 4 बोरे यूरिया, 4 बोरे मिश्रकत लगते हैं। आप क्या करते हैं? आप जो धान की फसल है उसमें केमिकल फर्टिलाइजर खरीद के फेंक देते हैं कि मत करिए। हमने ड्रोन लाया। अब मेरे यहाँ ड्रोन से जब हम यूरिया, तो नैनो यूरिया, नैनो मिश्रकत स्प्रे करते हैं तो 1 एकड़ में 4 बोरे के बजाय 2 बॉटल में काम होता है। तो 1 एकड़ में 5-6 हजार रुपए की बचत है। जब आप खाद फेंकते हो तो 75% खाद वेस्ट होता है, जमीन को खराब करता है। अब जब ड्रोन से स्प्रेइंग करते हो तो करीब 25% वेस्ट होता है, 75% प्लांट हो जाता है। अब तो मालूम है, मैं बड़े प्रमाण में गन्ना लगाया, अभी 4 साल शुगर फैक्ट्री चलाते हैं। अभी यवतमाल जिले में बसंतराव नायक फैक्ट्री भी हमने चलाते हैं। प्रफुल्ल भाई भी का भी कारखाना है।
पर मैं कहता हूँ जो पिछले जन्म पाप करता है वो शुगर फैक्ट्री डालता है। प्रफुल्ल भाई ने अनुभव लिया, मैं ले रहा हूँ हर साल 30 करोड़ का घाटा होता है, तो बाकी इससे पैसा निकाल के बैंक का कर्जा चुकाते हैं। पर एक दिन हमारे यहाँ गन्ना अच्छी तरह से आना शुरू हुआ और मेरा विश्वास है कि हमारे किसान की प्रगति और विकास के लिए आवश्यक है टेक्नोलॉजी का उपयोग करना। जैसे आपके पास ट्रैक्टर है, मळनी यंत्र है, हमारी सरकार ने ड्रोन की योजना लाई, नैनो यूरिया लाया। आप जितना 1 एकड़ में खर्चा कर रहे हैं वो खर्चे में बचत होगी। मैंने खुद अपने खेती पे किया और 3,500 एकड़ गन्ने पे प्रयोग किया, सब जगह उत्पादन बढ़ा। वो बात सिद्ध होने के बाद मैं आपको बताऊं कि जो उत्पादन खर्च है वो कम करना, जो हमारे टनल्स, पराठी टुराठी इसका उपयोग करना और उसके आधार पर ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्राकृतिक फार्मिंग को बढ़ावा देना। गुजरात के गवर्नर साहब को हमने बुलाया था, नागपुर में उनकी किताब का मराठी अनुवाद किया प्राकृतिक खेती पर, और बड़े प्रमाण पर भी एग्रो विजन है 22, 23, 24 को नागपुर में 3 लाख 4 लाख किसान आते, 40 विषयों पर वर्कशॉप होता है। हमारे देश में किसानों की प्रगति कैसे हो, खेत के लिए पानी कैसे मिले, युवाओं को रोजगार कैसे मिले और हमारे देश की जनता की गरीबी कैसे दूर हो, यही रखकर, यही विचार सामने रखकर सरकार ने काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में, आरोग्य के क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में अनेक योजनाएं लाई। अब हार्ट का ऑपरेशन होगा, कोई आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री आयुष्य योजना में लाखों लोगों का सेवा हम कर सकते हैं। मेरे यहाँ तो ऑफिस है, रोज हार्ट के मैंने 50,000 से ज्यादा हार्ट के ऑपरेशन करके दिए, 900 लोगों को पैर लगा के दिए, किसी को हाथ लगा के दिए, 1 लाख लोगों को चश्मे दिए। सब बातें हुई क्योंकि हमारी राजनीति है सेवा की राजनीति है। इस समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक आर्थिक शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को भगवान मानकर हम उसकी निरंतर सेवा करते रहे और जिस दिन उसको रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। ये बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय का चिंतन है। मुझे बहुत मौके मिले, मैंने बहुत हाईवे बनाए, रोड बनाए, टनल बनाई। आप अरुणाचल जाओ, मेघालय जाओ, त्रिपुरा जाओ, कश्मीर जाओ, कारगिल के नीचे कहीं भी जाओ। तो मुझे एक टीवी वाले ने पूछा, विदेशी चैनल थी, कि आपके लाइफ में आपने सबसे बड़ा काम कौन सा किया? तो मैंने कहा मैं जब मंत्री बना तो इस देश में 1.5 करोड़ लोग आदमी आदमी का ढोने का काम करता था और बंगाल में और झारखंड में तो अपने कंधे पर जू रखकर आदमी को ढोता था। राम मनोहर लोहिया जी कहते थे मैं जिंदगी भर इस रिक्शा में नहीं बैठूंगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि जिस दिन ये प्रथा खत्म हो जाएगी वो हिंदुस्तान के इतिहास का सुनहरा दिन होगा। मैं काम को लगा, IIT, इंजीनियर्स, इंडस्ट्री सबको साथ में किया और मैंने मैकेनिक्स ड्रिवन ई-रिक्शा देश में लाई। और आज मुझे खुशी है कि जो अपने पीठ पर 1 क्विंटल का बोरा उठाता था अब कोई उठा नहीं रहा है। 1.5 करोड़ लोग आदमी को ढोने के बजाय इलेक्ट्रिक रिक्शा चला रहे हैं और अब केवल पुरुष नहीं चला रहे तो हमारे बहने भी ई रिक्शा चला रहे हैं। एक प्रकार से उनको स्वाधीनता मिली। आप कहीं भी जाइए, आसाम में जाइए, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, बंगाल, ओडिशा, झारखंड, सब जगह साइकिल रिक्शा बंद हो गया। मानवता के आधार पर यह सबसे अच्छा काम हुआ ऐसा मुझे लगता है। ऐसे अनेक काम हमारे सरकार ने किए और इन छोटी छोटी बातों से गरीब आदमी के हितों की रक्षा की। आज महाराष्ट्र सरकार ने लाडली बहन योजना लाई। अब लाडली बहन योजना क्यों लाई? क्योंकि हमारे बहनों के लिए, उनके उदर निर्वाह के लिए, जैसे भाऊबीज के दिन में हम किसी को कोई, हमारे बहन को कोई प्रेजेंट देते हैं, वैसे महाराष्ट्र की सरकार ने अपने बहनों के लिए लाडली योजना लाई।
मुझे विश्वास है कि सब योजनाओं के पीछे गरीब आदमी का कल्याण कैसे हो, ये विचार। कांग्रेस पार्टी ये बात नहीं सोचती। वो क्या बताते हैं? वो बताते हैं भाजपा वालों को 400 जगह मिलेगी तो बाबा साहब का संविधान बदलेगा। अब बाबा साहब का संविधान कोई बदल ही नहीं सकता। मैं लॉ ग्रेजुएट हूं। सुप्रीम कोर्ट में केस चली थी, चीफ जस्टिस और 7 न्यायमूर्ति के पीठ के सामने सुनवाई हुई थी और निर्णय दिया गया कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड। भारत के संविधान के मूलभूत तत्व बदल नहीं सकते। मूलभूत तत्व कौन से थे? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फंडामेंटल राइट, डेमोक्रेसी, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता। अब ये जो मूलभूत तत्व है, ये कोई भी सरकार आएगी तो ये बदल नहीं सकते। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायमूर्ति और चीफ जस्टिस का निर्णय है कि ये बदल ही नहीं सकते कोई सरकार, तो बदलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जो बाकी 2 पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसमें जो सुधार करने की बात है, मैं कांग्रेस वालों को पूछना था। जब 1975 में इमरजेंसी आई, हमारे सब लोगों को जेल में भेजा था इंदिरा जी ने। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर कोई सुनवाई नहीं थी। तब कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल नीरन डे थे, उस समय उनको पूछा था कि कोई पुलिस कमिश्नर अगर निरपराध व्यक्ति को गोली मार देगा तो क्या उसके परिवार को, अगर उसकी हत्या हुई है तो न्याय मांगने का अधिकार नहीं है क्या? तो नीरन डे ने सुप्रीम कोर्ट के सामने भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में ये जवाब दिया था कि मिलॉर्ड, आई एम सॉरी, बट बिकॉज ऑफ इमरजेंसी वो किसी के पास जाके न्याय नहीं मांग सकते, क्योंकि इमरजेंसी चल रही है। पूरे संविधान को तोड़ा, खुद के लिए घटना दुरुस्ती की। संविधान को तोड़ने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया और अब लोगों को गुमराह करने के लिए अपप्रचार कर रहे हैं कि बाबा साहब का संविधान, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, एनडीए की सरकार आएगी तो बदल देंगे। क्या हमने संविधान बदला? क्या हम संविधान बदलने वाले? क्या हम किसी को संविधान बदलने देंगे? इन तीनों सवालों का जवाब है कि बिल्कुल नहीं, हम ये होने नहीं देंगे। और झूठा प्रचार किया। जब कन्विंस करना नहीं जमता तब कंफ्यूज करने की कोशिश होती है। भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए, दलित आदिवासी समाज में जहर डालने के लिए इस प्रकार की बातें की जाती है। 18,000 आदिवासी बच्चों को गढ़चिरौली, सिरोंचा, एटापल्ली, अहेरी और आपके देवरी ब्लॉक में भी अंदर कहाँ है, यहाँ भी स्कूल चलती है। हमारे 1800 टीचर है, 1 रुपया सरकार का अनुदान नहीं देते, आदिवासी के विकास के लिए काम कर रहे हैं। हम आदिवासी विरोधी, हम दलित विरोधी, और जिन्होंने राजनीति में केवल माल कमाने का काम किया, एक पाव हटाओ, गरीबी हटाओ, हो गया विकास, इसके सिवा 60 साल में कुछ नहीं किया, वो लोगों को बता रहे कि हम संविधान बदल देंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि इनकी बातों पर विश्वास मत रखिए। आप जाइए, परखिए। कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता। व्यक्ति उसके गुणों से बड़ा होता है। मैं भी लोकसभा का चुनाव लड़ा, मेरे में हिम्मत है। मैंने 25,000 लोगों के सामने कहा कि मैं नागपुर का हूं और नागपुर की जनता मेरा परिवार है, मैं कोई जात पात को नहीं मानता और मेरा संस्कार है। मैंने कहा ऊपर में कि जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा। ला है हिम्मत किसकी? मैंने बोल दिया और मैं नहीं करता। और ऊपर से मैंने कह दिया कि जो वोट देगा उसका भी काम करूंगा और जो नहीं देगा उसका भी काम करूंगा। लोकतंत्र में मैं ये भेदभाव नहीं करूंगा। आप किसी भी नागपुर में किसी भी पार्टी वालों को, जात, पंथ, धर्म, भाषा बोलने वालों को पूछ लेना कि मेरे घर के दरवाजे उसके लिए 24 घंटे खुले रहते हैं। और हम जातिवादी हैं, हम सांप्रदायिक हैं। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हमको जो संस्कार मिले वो यही मिले कि हम सब एक है, ये समाज अपना है, इतिहास, संस्कृति, विरासत हमारी है।
और राष्ट्रवाद के आधार पर इस राष्ट्र को सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाना, भय भूख आतंक से मुक्त करना, हमारे देश को वर्ल्ड की सुपर इकोनॉमिक पावर बनाना, किसानों को समृद्ध बनाना, स्मार्ट शहर नहीं तो स्मार्ट विलेज बनाना, और उसी के आधार पर हिंदुस्तान की प्रगति और विकास के लिए काम करना, यही हमारा विचार है। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं कि जो कांग्रेस पार्टी 60 साल में नहीं कर सकी, वो काम केवल 10 साल में हमने करके दिखाया। आप एक बार वेरीफाई करिए, रोड में करिए, शिपिंग में करिए, पोर्ट में करिए, एग्रीकल्चर में करिए, आरोग्य सुविधा में करिए, एजुकेशन में करिए। अगर आप कन्विंस हो गए, जरूर हमको वोट दें। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं। मैं संजय को बहुत पुराना जानता हूं, 25 साल से जानता हूं। जब पार्टी में नहीं आया तब भी जानता हूं, और जब वो आया पार्टी में तब भी मैं उसको लेके आया, तब भी जानता हूं। आदिवासी समाज का होने के बाद आपके ऊपर अगर अन्याय होता है, आपका कोई सवाल उठता है, तो उसके लिए संघर्ष करने की ताकत रखने वाला एक ईमानदार कर्मठ उम्मीदवार के रूप में संजय पुराण आपके पास। अभी उन्होंने कहा जिस रोड की बात की, मेरी भी आदत खराब है, मैं झूठे आश्वासन देता नहीं, चुनाव वाले टाइम का मैं नहीं देता। और मैंने उसको एक कहा है, ये नेशनल हाईवे नहीं है, चुनाव के बाद मेरे पास आइए, मैं इसमें बैठकर कोई ना कोई मार्ग निकालने की ईमानदारी से कोशिश करूंगा। और मेरा विश्वास है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए एक कार्यक्षम, आपकी आवाज को बुलंद करने की क्षमता रखने वाला अच्छा उम्मीदवार संजय पुराण के रूप में खड़ा है। और मैं आपसे यह अनुरोध करने के लिए आया हूं कि आज प्रफुल्ल भाई भी यहाँ उपस्थित है। वो सही कह रहे थे कि आमगांव के चुनाव में फाइट होती थी राष्ट्रवादी कांग्रेस और बीजेपी, अब दोनों एक हो गए, तो तीसरे पार्टी के हाथ में क्या रहा? चुनाव चिन्ह घंटा बजाओ, कुछ नहीं रहा, क्योंकि ये सब इधर ही आ गए। माहेश्वरी जी सब इधर है, पहले हर बार मैं आता था ये उधर रहते थे। और इसलिए संजय की जीत होने वाली है। आप सबको सजग रखकर संजय को जिताकर महाराष्ट्र में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना इस महायुति की सरकार लानी है। और उसके लिए आपका सहयोग चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। आप संजय को ये आशीर्वाद दीजिए, ये प्रार्थना करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। मुझे गोंदिया भी जाना है और 5 बजे रायपुर में छत्तीसगढ़ सरकार का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, उसका उद्घाटन मेरे हाथ से, उसके लिए पहुंचना है, इसलिए थोड़ी जल्दी है। मैं फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, धन्यवाद।